So, good afternoon, everybody. In the previous chapters, right now we are learning parts of speech or word class. We have discussed about nouns, adjectives, and pronouns. Regarding these chapters, if you have any query or any doubt, you can ask me. Now, our today's chapter is verb. So, verb is the most important chapter. As you know, a verb is called the soul of the sentence. So, today we are going to talk about soul. तो आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ब की. वर्ब के बारे में ये कहा जाता है, a verb is soul of the sentence. जो वर्ब होती है वो किसी सेंटेंस की आत्मा है. तो बिना वर्ब के इंग्लिश में किसी भी तरह का सेंटेंस बना पाना संभव नहीं है. It is impossible to make any sentence without a verb. तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, वर्ब क्या होती है. किसी सेंटेंस में वर्ब वह शब्द है that denotes three things, that identifies three things. First, the state of being. Second, possession. And third, action. ये तीन चीजें डिनोट की जाती हैं, दिखाई जाती है वर्ब के द्वारा. किसी भी सेंटेंस में वर्ब इन तीन बातों को बताता है. एक तो स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट का मतलब होता है अवस्था, बीइंग का मतलब होता है होना. हमारा होना भी एक क्रिया है, किसी का भी होना एक क्रिया है. बीइंग इज अ वर्ब. तो स्टेट ऑफ बीइंग. दूसरा होता है पोजेशन. पोजेशन का मतलब स्वामित्व, अधिकार, अथॉरिटी की बात जो करता है. हमारे पास में कुछ होना वो भी एक क्रिया है. और एक्शन. एक्शन का मतलब जो आपको स्पष्ट रूप से नजर आए, जिसको आप महसूस कर सकें, जिस क्रिया को. इस तरह की जो वर्ब्स होती है वो सभी एक्शन. तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू वर्ब को समझने की कोशिश करेंगे. जो स्टेट को बताने वाली जो वर्ब्स है, स्टेट ऑफ बीइंग को बताने वाली जो वर्ब्स है, वो है बी से बनने वाली. बी, बीई, बी. बी से बनती है. बी जो है वो बेस फॉर्म है, रूट फॉर्म है. बी यहां पर एक बेस फॉर्म है और इसे हम रूट फॉर्म भी कह सकते हैं. और बी से जो बनने वाली फॉर्म्स हैं वो है इज, एम, आर, वॉज, वर. इज, एम, आर ये तीनों प्रेजेंट में स्टेट ऑफ बीइंग को बताती. और वॉज और वर ये दोनों पास्ट में स्टेट ऑफ बीइंग बताती. तो बी का मतलब होता है होना. होना, that is also a verb. For example, I am a teacher.
आई एम अ टीचर। यहां पर आई सेंटेंस में सब्जेक्ट है, एम यहां पर वर्ब है और अ टीचर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आई एम अ टीचर, मैं शिक्षक हूं, यानी होना, सब्जेक्ट का होना, किसी सब्जेक्ट का होना भी एक क्रिया है, एक वर्ब है। सीमा इज अ डॉक्टर, सीमा इज अ डॉक्टर, सीमा यहां पर सब्जेक्ट है, इज यहां पर वर्ब है और डॉक्टर है, डॉक्टर है, सीमा का होना किस। Sir, your voice is not coming, Kamal sir. उन्होंने शायद लेफ्ट कर दिया है। नहीं, वॉइस नहीं आ रही थी बीच में। जी है हैं? म्यूट हो गए हैं अच्छा हम। देखिए जरा। रिक्वेस्ट की सर, अनम्यूट करिए, रिक्वेस्ट सेंड की है। यस, कैन यू हियर मी? यस सर, या नाउ वी कैन हियर सर, नाउ वी कैन हियर। यस, कैन यू हियर? यस 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 सर। इनफैक्ट एक्चुअली हुआ ये था कि मैं आमतौर पे ऊपर पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं आज नीचे वाले कमरे में बैठा था। अच्छा अच्छा। वहाँ शायद नेटवर्क का इशू है। यस सर यस सर। यस, हो सकता है। इतनी देर तो बहुत सही आवाज आ रही थी, लेकिन अचानक गड़बड़ हो गया वो सर। यस। हाँ हाँ। तो हम बात करेंगे वर्ब की। तो इज, एम और आर, ये तीनों वर्ब प्रेजेंट में हमारी स्टेट ऑफ बीइंग जो है, हमारी होने की अवस्था वर्तमान में जो है, वो इज, एम और आर के द्वारा बताई जाती है। वॉज और वर, ये पास्ट में हमारी स्टेट ऑफ बीइंग बताती है। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन वॉज ग्रीडी, द ओल्ड मैन वॉज ग्रीडी। यहां पर द ओल्ड मैन जो है वो सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है और ग्रीडी एडजेक्टिव है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो यहां पर वॉज जो है वो स्टेट ऑफ बीइंग बताती है पास्ट में। इसी तरह वर भी स्टेट ऑफ बीइंग को बताती है। दे वर अफ्रेड, दे वर अफ्रेड, दे यहां पर सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है, वर वर्ब लिंकिंग है और अफ्रेड एडजेक्टिव है जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो वर जो है वो भी स्टेट ऑफ बीइंग बताती है। तो बी के द्वारा स्टेट ऑफ बीइंग को बताया जाता है। इज, एम, आर प्रेजेंट में हमारी स्टेट ऑफ बीइंग बताती है, किसी सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग बताती है, और वॉज और वर पास्ट में किसी सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग बताती है। तो वो वर्ब की जो डेफिनेशन है, वर्ब तीन चीजों को आइडेंटिफाई करती है। थिंग्स आर आइडेंटिफाइड बाय अ वर्ब, विच आर दे? द फर्स्ट वन इज स्टेट ऑफ बीइंग. State of being is shown by
the verb be, and forms of the verb be are is, am, are, was and were. Is, am, are show present and was, were show the past. अब बात करते हैं possession. वो शब्द होता है जो possession को बताता है. possession पट होता है हमारे पास में कुछ होना, हमारा किसी चीज पर स्वामित्व होना, हमारा अधिकार होना, यानी सेंस ऑफ पोजेशन और सेंस ऑफ अथॉरिटी. दीज टू थिंग्स आर शोन बाय द वर्ब एंड दीज आर हैव. हैव से बनने वाली जितने भी वर्ब्स हैं वो सभी पोजेशन को बताती है. हैव बेस फॉर्म है, रूट फॉर्म है, और हैव से बनने वाले जो फॉर्म्स हैं वो है हैज, हैव और हैड. हैज, हैव और हैड. हैज और हैव दोनों प्रेजेंट को बताती है, प्रेजेंट में पोजीशन को शो करती है, और हैड जो है वो पास्ट में करती है. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज अ कार. शी हैज अ कार, उसके पास कार है. पर शी सब्जेक्ट है, हैज अब है, अ कार यहां पर एक नाउन है. तो शी हैज उसके पास में है, उसके पास में कुछ होना वो भी एक क्रिया है. हमारे पास में किसी चीज का होना, हमारा किसी चीज पर अधिकार होना, स्वामित्व होना, ये भी एक वर्ब है. सिमिलरली, they have a big family. They have a big family. उनके पास बड़ा परिवार है या उनका परिवार बड़ा है. तो यहां पर दे सब्जेक्ट है, हैव वर्ब यहां पर पोजेशन को शो कर रही है. एंड हैड, the old man had 4 sons. The old man had 4 sons. वृद्ध के पास में 4 बेटे थे, यानी वृद्ध के 4 बेटे थे. तो यहां पर हैड जो है वो पोजेशन को शो कर रहा है और वो पास्ट में पोजेशन को शो कर रहा है. तो किसी सेंटेंस में वो शब्द होता है जो किसी अथॉरिटी को आइडेंटिफाई करता है, किसी पोजेशन को आइडेंटिफाई करता है. स्टेट ऑफ बीइंग के अलावा होता है पोजेशन. उसके अलावा कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एक्शन को शो करती है, और ये ज्यादातर यही होती है. एक्चुअली स्टेट ऑफ बीइंग को बताने वाली ये 5 वर्ब्स है. इसके अलावा कुछ हम जब लिंकिंग वर्ब की बात करेंगे तो उसमें जरूर बात करेंगे कि स्टेट ऑफ बीइंग के अलावा ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स है जो डिफरेंट तरह की चीजें बताती है. तो वो बात सारी हम उसी में करेंगे जब लिंकिंग वर्ब की बात करते हैं. फिलहाल हम वर्ब को एक बार ठीक से जान ले. वर्ब किसी सेंटेंस में कौन सा शब्द होता है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये स्किल हमारे अंदर एक बार डेवलप हो जाती है तो फिर हम आगे उसके बाद में इसी चैप्टर में हम लिंकिंग वर्ब्स की भी बात करेंगे. इसी में हम बात करेंगे स्टेटिव एंड डायनामिक वर्ब्स क्या होती हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, और भी कई सारी बातें इसी चैप्टर में हम करेंगे. तो फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं, एक तो स्टेट ऑफ बीइंग. किसी सेंटेंस में हम वर्ब को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, तो वर्ब वह शब्द होता है जो स्टेट ऑफ बीइंग को डिनोट करता है और पोजेशन को शो करता है या अथॉरिटी को शो करता है और एक्शन को शो करता है. एक्शन के अंदर सारी वर्ब्स आ जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई
रीड नॉवेल्स, आई रीड नॉवेल्स, मैं उपन्यास पढ़ता हूं, आई सब्जेक्ट है, रीड यहां पर वर्ब है। ये एक्शन जो ऐसा है जो हमें साफ नजर आता है। आई रीड नॉवेल्स, आई सब्जेक्ट है और रीड यहां पर वर्ब है। दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, यहां पर प्ले वर्ब है, दे सब्जेक्ट है। शी इज वॉकिंग स्लोली, शी इज वॉकिंग स्लोली, यहां पर शी जो है वो सब्जेक्ट है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है और वॉकिंग यहां पर मेन वर्ब। ये पूरा एक वर्ब फ्रेज है। इस वर्ब फ्रेज में एक पार्ट जो है वो तो है ऑक्सिलरी का या हेल्पिंग वर्ब का, और वॉकिंग जो है वो यहां पर मेन वर्ब। तो ये पूरा एक वर्ब फ्रेज हुआ। और देखें, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, या आई सब्जेक्ट है, हैव फिनिश्ड यहां पर वर्ब है। हैव जो है वो एक ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है, और फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि वर्ब है, मेन वर्ब है। एक ऑक्सिलरी वर्ब है, एक मेन वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों मिलकर के एक वर्ब फ्रेज को बना रहे हैं। तो किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत कंपलसरी है। बिना वर्ब के कभी कोई सेंटेंस हो नहीं सकता। तो किसी सेंटेंस में वर्ब वह शब्द है जो तीन चीजें बताता है, डिनोट करता है: स्टेट ऑफ बीइंग, पोजेशन एंड एक्शन। एक्शन का मतलब कोई क्रिया जो आपको साफ नजर आती है होती हुई, जिसमें मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को आप फील कर सकते हैं। ये जो है वो वर्ब है। तो इज, एम, आर, वॉज, वर, ये स्टेट ऑफ बीइंग को बताती है। हैज, हैव और हैड ये पोजेशन को बताती है। इसके अलावा जितने एक्शन वर्ड्स हैं जो हमारी क्रिया को मूवमेंट के साथ बताने वाले जितने भी शब्द हैं वो सभी वर्ब्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉक, रीड, राइट, स्पीक, स्माइल। सो वॉट एवर यू डू, वॉट एवर अ सब्जेक्ट डज इज ए वर्ब। किसी सब्जेक्ट के द्वारा जो भी क्रिया की जाती है वो सभी वर्ब्स है। एंड व्हेन देयर इज अ सब्जेक्ट देयर इज अ वर्ब। कोई भी सब्जेक्ट होता है वो बिना क्रिया के होता ही नहीं है। इसलिए वर्ब को सेंटेंस की सॉल कहा जाता है, द सॉल ऑफ द सेंटेंस। व्हाई? बिकॉज विदाउट दिस नो सेंटेंस कैन एग्जिस्ट। वर्ब के बिना कभी कोई सेंटेंस हो नहीं सकता। तो किसी भी सेंटेंस में वर्ब को हम बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसको अगर हम रोजाना अभ्यास में लाएंगे, वर्ब को किसी भी सेंटेंस में वर्ब को पहचानने का। अब यहां पर वर्ब के बारे में जब बात करते हैं तो मुख्य रूप से वर्ब जो है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स, और दूसरी होती है ऑर्डिनरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड ऑर्डिनरी वर्ब्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है? ऑक्सिलरी मैं यहां पर स्पेल करूंगा, AUXILIARY, ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब्स, या इनको ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं, AUXILIARY
AUXILARIES, ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब होता है सहायक क्रियाएं। ऑक्सिलरी का मतलब ही होता है सहायक, जो असिस्ट करता है वो ऑक्सिलरी। और ऑर्डिनरी वर्ब्स का मतलब होता है साधारण क्रियाएं। ऑक्सिलरी वर्ब्स के अलावा जितने भी वर्ब्स हैं वो सभी ऑर्डिनरी वर्ब्स हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को छोड़ करके जितने भी वर्ब्स हैं वे सभी ऑर्डिनरी वर्ब्स। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। पहले ऑक्सिलरी वर्ब्स इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या काम करती हैं? सबसे पहला काम ऑक्सिलरी वर्ब का ये होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स ही टेंस को कैरी करती है। टेंस को कैरी करने का जो काम है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स ही करती है। यानी फॉर्मेशन, टेंस का फॉर्मेशन ऑक्सिलरीज के द्वारा ही हो सकता है। तो ऑक्सिलरी की सबसे बड़ी भूमिका ये है कि वो टेंस का निर्माण करती है। दूसरी बात, ऑक्सिलरी वर्ब किसी मेन वर्ब को सपोर्ट करती है। ऑक्सिलरी वर्ब्स किसी मेन वर्ब को सपोर्ट करती है। तीसरी बात, जो मेन वर्ब्स होती है उनको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। उनको कई जगहों पर, कई सेंटेंसेस के अंदर अकेली मेन वर्ब्स टेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकती है। विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सिलरीज दे कैन फॉर्म टेंसेस। तो मेन वर्ब को सपोर्ट करती है ऑक्सिलरी वर्ब्स। उसके अलावा ऑक्सिलरी वर्ब्स के द्वारा क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन बनाया जाता है ऑक्सिलरी वर्ब के द्वारा। ऑक्सिलरी वर्ब्स को किसी सेंटेंस में आगे ला करके, ऑक्सिलरी वर्ब को सबसे पहले लिख करके हम क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश, यहां पर डू जो है वो एक ऑक्सिलरी वर्ब है और ये क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। तो क्वेश्चन बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स। और जब हमें कोई ऐसा क्वेश्चन बनाना है जिसमें हम अपेक्षा रखते हैं यस या नो में आंसर प्राप्त करने की, हम एक्सपेक्ट करते हैं यस या नो में किसी आंसर का एक्सपेक्ट करते हैं, उस समय हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। इसके अलावा ऑक्सिलरी वर्ब का जो यूज होता है वो टेक क्वेश्चंस के अंदर होता है। क्वेश्चन टेक्स आपने सुना होगा। क्वेश्चन टेक का मतलब ये होता है कि जब हम किसी स्टेटमेंट को कहते हैं और उसके पीछे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, वो टेक क्वेश्चन होता है। जब भी हम कोई स्टेटमेंट देते हैं और उसके तुरंत बाद एक छोटा सा क्वेश्चन फिर पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हरी इज ऑनेस्ट। हरी ईमानदार है। और उसके साथ ही हम कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, हरी ईमानदार है क्या नहीं है? ऐसा हम छोटा सा जो प्रश्न पूछते हैं वो टेक क्वेश्चन है। हरी इज ऑनेस्ट, इजंट ही? हरी इज ऑनेस्ट, इजंट ही? तो इजंट ही यहां पर एक टेक क्वेश्चन है। शी हैज रिटर्न्ड फ्रॉम द ऑफिस। शी हैज रिटर्न्ड फ्रॉम द ऑफिस। यहां पर पूछेंगे हैजंट शी? हैजंट शी, वह ऑफिस से लौट चुकी है, क्या नहीं लौटी है?
हैजंट शी, ये एक टेक क्वेश्चन है, जो छोटा सा क्वेश्चन है जो हम किसी स्टेटमेंट के बाद में पूछते हैं। तो टेक क्वेश्चन बनाने में ऑक्सिलरीज ही काम में आती है। इसके अलावा ऑक्सिलरीज का जो यूज होता है वो शॉर्ट रिस्पॉन्सेस के अंदर भी होता है। जब हम कोई छोटा उत्तर देना चाहते हैं तो वहां पर ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कोई प्रश्न अगर आपसे पूछे, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या आप अपना काम पूरा कर चुके हैं? तो आप रिस्पॉन्स क्या देंगे? यस आई हैव, यस आई हैव, यस आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। इतना सारा बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा एक शॉर्ट रिस्पॉन्स देंगे, यस आई हैव। आर यू स्टडिंग दिस टाइम, आर यू स्टडिंग दिस टाइम? यस आई एम, यस आई एम। इज शी एट होम, इज शी एट होम, क्या वह घर पर है? यस शी इज, यस शी इज। नो शी इजंट, नो शी इजंट। तो ऐसे शॉर्ट रिस्पॉन्सेज में भी ऑक्सिलरी काम में आती है। तो यहां पर आपने देखा है कि किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑक्सिलरीज के बारे में हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ऑक्सिलरीज किस तरह से इंपॉर्टेंट है ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरीज की। ऑक्सिलरीज का मतलब होता है सहायक क्रियाएं, या इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब्स। इंग्लिश में दो प्रकार की ऑक्सिलरीज होती है। एक तो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, और एक होती है मॉडल ऑक्सिलरीज। ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या है? बी, हैव और डू। बी, हैव और डू, ये तीनों रूट फॉर्म्स है, वो बेस फॉर्म्स है। बी से बनने वाली जो भी ऑक्सिलरीज हैं वो सभी प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। बी से कौन कौन सी वर्ब्स बनती हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सभी बी से बनती। हैव से बनने वाली जो वर्ब्स हैं वो है हैज, हैव और हैड। हैज, हैव और हैड। और डू, डू से बनने वाली जो वर्ब्स है वो होती है डू, डज और डिड। डू, डज और डिड। So these auxiliaries are 11 in number. ये 11 है संख्या में। कौन कौन सी है? is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did। ये 11 जो है वो प्राइमरी ऑक्सिलरीज। इनको प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इनकी खासियत ये होती है कि ये सेंटेंस में दो तरह की काम कर सकती है एक साथ। ये ये ऑक्सिलरी की तरह भी काम कर सकती है और मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकती है।
यानी सहायक क्रिया के रूप में भी काम कर सकती हैं और मुख्य क्रिया के रूप में भी काम कर सकती है। These auxiliaries can function as both auxiliary and main verb. किस तरह से, थोड़ा देखें। राम is a student. राम is a student. यहां पर राम सब्जेक्ट है, is यहां पर वर्ब है, a student जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। is यहां पर वर्ब है। जब किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब होगी वो स्वयं ही मेन वर्ब होगी। अगर किसी सेंटेंस में मात्र एक वर्ब है तो वो हमेशा मेन वर्ब ही होगी। राम इज अ स्टूडेंट, यहां पर इज जो है वो वर्ब है जो कि एक मेन वर्ब है। इज यहां पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। अगर हम कहें राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल, यहां पर राम सब्जेक्ट है, इज गोइंग वर्ब है। इज गोइंग में इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग है वो मेन वर्ब है। तो आपने देखा कि पहले वाले सेंटेंस में जो इज है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, दूसरे वाले में जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो इज मेन वर्ब की तरह और हेल्पिंग वर्ब की तरह दोनों काम कर रहा है। और देखें एम, आई एम, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, यहां पर एम जो है वो वर्ब है, अकेली वर्ब है, वही मेन वर्ब है। आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, एम टीचिंग यहां पर वर्ब है, एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और टीचिंग मेन। और देखें दे आर, दे आर, दे आर बॉयज, दे आर बॉयज, यहां पर आर जो है वो मेन वर्ब है, अकेली वर्ब है, वही मेन वर्ब है। आर यहां पर काम कर रहा है मेन वर्ब के रूप में। दे आर बॉयज, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, आर प्लेइंग, यहां पर जो आर है वो एक हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग जो है वो मेन वर्ब है। तो आपने देखा इज, एम, आर, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर सकती है और मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकती है। वॉज और वर को भी देख लें। ही वॉज नर्वस, ही वॉज नर्वस, ही सब्जेक्ट है, वॉज यहां पर वर्ब है, अकेली वर्ब है, वही मेन वर्ब है। ही वॉज स्पीकिंग टू हिज फ्रेंड, ही वॉज स्पीकिंग टू हिज फ्रेंड, वॉज स्पीकिंग, यहां पर वॉज जो है वो ऑक्सिलरी है और स्पीकिंग जो है वो मेन वर्ब है। तो वॉज पहले वाले सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, सेकंड बार काम कर रहा है। हैप्पी, the girls were happy, यहाँ पर वर मेन वर्ब, the girls were enjoying a lot, were enjoying, वर यहाँ पर ऑक्सिलरी है और enjoying मेन वर्ब है। तो आपने देखा is, am, are, was, were, ये सभी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर सकती हैं और मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकती है। इसी तरह हैज, हैव और हैड, ये भी मेन वर्ब की तरह और ऑक्सिलरी की तरह काम कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, यहां पर
हैव जो है वो मेन वर्ब है। आई हैव सोल्ड माई कार, आई हैव सोल्ड माई कार, यहाँ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और सोल्ड। इसी तरह सीता हैज अ सन, सीता हैज अ सन वर्ब है। शी हैज educated her son, she has educated her son। हैज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। हैज एजुकेटेड, हैज हेल्पिंग वर्ब है, एजुकेटेड मेन वर्ब। और देखें, he had a lot of wealth, he had a lot of wealth। had यहां पर मेन वर्ब है। he had lost all his wealth, he had lost all his wealth। यहां पर had ऑक्सिलरी है, lost जो है वो मेन वर्ब है और lost मेन वर्ब है। had ऑक्सिलरी है, lost मेन वर्ब। तो हैज, हैव और हैड ये तीनों भी हेल्पिंग वर्ब की तरह और मेन वर्ब की तरह दोनों काम कर सकती है। इसी तरह से डू, डज और डिड ये तीनों भी हेल्पिंग वर्ब की तरह और मेन वर्ब की तरह काम कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, मैं मेरा काम करता हूं। आई डू माई वर्क, यहां पर डू जो है वो मेन वर्ब है, डू मेन वर्ब है। आई डू नॉट रीड द न्यूज पेपर, आई डू नॉट रीड द न्यूज पेपर, यहां पर जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब है और रीड यहां पर मेन वर्ब है। आई डू नॉट डू माई वर्क, आई डू नॉट डू माई वर्क, यहां पर जो पहला डू है, वो ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है और जो दूसरा डू है वो मेन वर्ब है। और देखें, डज, शी डज वेल, शी डज वेल, डज यहां पर मेन वर्ब है। शी डज नॉट डू वेल, शी डज नॉट डू वेल, यहां जो पहला जो डज है वो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है और डू है वो मेन वर्ब है। इसी तरह से डिड को देखें, शी डिड हर वर्क, शी डिड हर वर्क, डिड यहां पर मेन वर्ब है। शी डिड नॉट डू हर वर्क, शी डिड नॉट डू हर वर्क, यहां पर डिड जो है वो ऑक्सिलरी है, डू है वो मेन वर्ब है। तो आपने देखा डू, डज और डिड ये तीनों भी हेल्पिंग वर्ब की तरह और मेन वर्ब की तरह काम कर सकते। तो ये सारी होती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ये प्राइमरी और ऑक्सिलरीज जो है वो 11 है। ये हेल्पिंग वर्ब की तरह और मेन वर्ब की तरह दोनों ही काम सेंटेंस में कर सकती हैं, इसलिए ये सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज की। मॉडल ऑक्सिलरीज, इनको मॉडल क्यों कहा जाता है? MODAL, इसको कई बार स्टूडेंट लिखते हैं MODEL। MODEL एक अलग वर्ड है, ये जो है वो मॉडल, MODAL, मॉडल ऑक्सिलरीज। ये मॉडल जो वर्ड है वो मूड से बना है, मूड, MOOD, मूड। मूड मीन्स आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपके मन की अवस्था जो है वो आपका मूड है, यानी आपकी मनस्थिति। आपकी मनस्थिति को बताने वाली ये वर्ब्स है। तो ये हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ स्पीकर का स्टेट ऑफ माइंड भी बताती है। स्पीकर क्या कहना चाहता है उसके स्टेट ऑफ माइंड को भी शो करती है, इसीलिए इनको मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब तो है ही, इसके साथ ही स्पीकर के स्टेट ऑफ माइंड को बताती है।
स्पीकर के मूड को बताती है, इसीलिए ये मॉडल ऑक्सिलरीज है। अगर मैं कहूं आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन गो नाउ, यू कैन नॉट डू दिस, सब में मैंने कैन का यूज किया है, लेकिन सभी में स्पीकर का स्टेट ऑफ माइंड अलग है। जब मैं कहता हूं आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, यहां पर मेरा जो मूड है, मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड है, स्पीकर का जो एटीट्यूड है वो क्या है, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, मैं इस टेबल को उठा सकता हूं, मतलब मैं यहां पर मेरी एबिलिटी को शो करना चाह रहा हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, यानी मैं यहां पर अपनी एबिलिटी बताना चाहता हूं, मेरे पास कोई स्किल है उसको बताना चाहता हूं। दिस पॉट कैन कंटेन 5 लीटर्स ऑफ वाटर, इस बर्तन में 5 लीटर पानी रह सकता है। यहां पर जो कैन है वो बर्तन की कैपेसिटी को शो कर रहा है। तो कैन जो है वो अलग अलग मूड को बताता है। तो ये जो ऑक्सिलरीज है वो हेल्पिंग वर्ब का काम तो करती ही है, साथ ही स्पीकर का मूड भी बताती है, स्पीकर का स्टेट ऑफ माइंड क्या है ये बताती है। इसीलिए ये बहुत ही मार्वलस हेल्पिंग वर्ब्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में इनके द्वारा बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस की जाती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मॉडल ऑक्सिलरीज की खासियत क्या होती है? ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज है, पहली बात, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज में डिफरेंस है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो होती है वो मेन वर्ब की तरह और हेल्पिंग वर्ब पे काम कर सकती हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज केवल हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं, ये मेन वर्ब की तरह काम नहीं करती। इनके पीछे किसी मेन वर्ब का होना जरूरी है। इनके पीछे कोई इंफिनिटिव वर्ब हो सकती है, इनके पीछे कोई बेयर इंफिनिटिव वर्ब होती है, और अगर इनके पीछे अगर पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म काम में आती है तो बी या हैव का यूज करना पड़ता है, उसके बाद ही पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया जाता है। इनमें सिमिलरिटी है, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है वो भी टेंस को कैरी करती हैं, इनमें भी टेंस होता है, लेकिन जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है वो ज्यादा मूड को शो नहीं कराती है, वो एकाध कोई मूड शो कर सकती है। स्पीकर का जो मूड है उसमें अगर कहीं पर स्पीकर के मूड में छोटी मोटी बातें जरूर बता सकती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज, लेकिन जो मूड, जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ज्यादातर एक्सप्रेस किया जाता है इन मॉडल वर्ब्स की तरह। ये मॉडल ऑक्सिलरीज बहुत अद्भुत है, इस पर हम पूरा एक चैप्टर करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज, किस मॉडल ऑक्सिलरी को हम कहां पर यूज करेंगे, और खास तौर पे ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ऐसी कोई क्लास नहीं है एकेडमिक एग्जाम की जहां पर ये चैप्टर नहीं होता है। हर क्लास के अंदर मॉडल ऑक्सिलरी का चैप्टर होता ही है, और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मॉडल ऑक्सिलरी पर क्वेश्चन होते ही है, और ये बहुत गहराई में ले जाता है हमको, काफी चीजें समझने की। तो मैं चाहूंगा कि मॉडल ऑक्सिलरी पर हम एक सेपरेट चैप्टर करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूं मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन सी होती हैं। विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट टू, ये 10 जो है वो मॉडल ऑक्सिलरीज है। ये 10 जो है वो मॉडल ऑक्सिलरीज है। ये कौन कौन सी है? विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट टू, ये 10 जो है वो मॉडल ऑक्सिलरीज है। इसके अलावा जो 3 है वो सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज है। ये होती है नीड, डेयर एंड यूज्ड टू। नीड, डेयर, यूज्ड टू। सो टोटल नंबर
ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज इज 13। तो आपने देखा प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो है वो 11 है, 11, और मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो 13 है। तो 13 प्लस 11 इज इक्वल टू 24। So we have got the 4 auxiliaries in English language. अगर कोई प्रश्न पूछे कि अंग्रेजी में ऑक्सिलरीज कितनी होती हैं, तो आपका आंसर होगा 24। There are 24 auxiliaries in English. 24 ऑक्सिलरीज होती हैं, 11 मॉडल प्राइमरी ऑक्सिलरीज है और 13 मॉडल ऑक्सिलरीज है, तो 24 ऑक्सिलरीज है। तो आगे, क्योंकि लगभग 5 बजने ही वाली हैं, तो हम नेक्स्ट वीक में ऑर्डिनरी वर्ब्स पे चर्चा करेंगे, साथ ही लिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सभी के लिए बहुत जरूरी है जानना वर्ब्स के बारे में। तो अगले वीक में लगभग 2-3 क्लासेस हमारी वर्ब पे ही चलने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। तो संदीप, यस सर। आर देयर एनी क्वेश्चंस टुडे? लेट्स सी सर। फ्रेंड्स, आप लोग रेज हैंड्स करें एंड आस्क योर क्वेश्चंस वन बाय वन। फर्स्ट अनम्यूट योरसेल्फ, देन आस्क योर क्वेश्चन। मयंक वर्मा सर। यस, मयंक वर्मा जी, अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछिए। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। सर मेरा सर मुझे ये पूछना है सर, हैज है उसमें सर हम लोग क्या जेंडर के हिसाब से यूज करते हैं? है, मैं क्या पूछ रहे हैं आप? सर जेंडर के हिसाब मतलब के हिसाब से यूज करते हैं हैज को? हैज और हैव को जी सर। नहीं, हैज और हैव को जेंडर के अनुसार यूज नहीं करते, नंबर के अनुसार यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर में है तो हैज का यूज करते हैं, और प्लूरल नंबर में है तो हैव का यूज करते हैं। इसमें जेंडर का कोई इश्यू नहीं। जी ठीक है जी सर, थैंक यू सर। संदीप सर से बात करनी थी। हाँ जी, हाँ मयंक भाई बताइए। सर आपसे ये कहना है सर, मैं तो सर कभी रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़ा नहीं, मेरे पास वो क्या मेरे को सर आपको देना पड़ेगा ऑफिस में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट? रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़े नहीं सर? जुड़ा हूँ, ये कहने मतलब सर आपने कहा था ना कि वो दे देना, वो बता देना, कल की बात है। क्या देना था सर? आपने बताया ना वो ऑफिस में फोन कर लेना। अच्छा, वो नहीं, ठीक है। अगर आप देखिए कौन से ग्रुप में है आप? सर यही मैं रिकॉर्डिंग क्लब नहीं, रिकॉर्डिंग क्लब के कौन से ग्रुप नंबर में है, ग्रुप में है आप? रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप पर चलता है। हाँ जी, सर बता रहा हूँ। हाँ बताइए। ग्रुप नंबर 4 में है कि 5 में है कि 3 में है, किसमें है? सर रिकॉर्डिंग क्लब 5 है। 5 है, ओके तो ठीक है। उसमें मेरे को भेजना पड़ेगा? नहीं, आपने ऑफिस में बात की है एक बार भी कभी? सर नहीं बात की सर, वही हाँ, जब तो एक बार बात कर लीजिएगा, है ना? 7737866594, ठीक है। सुरेंद्र भाई, अपना क्वेश्चन पूछिए। यस सर। सर वो आपने जो 11 वाली बताई थी ना, वो एक बार वापस बताओ। और एक मेरा क्वेश्चन और है कि हैज का प्रयोग हम कब करते हैं? 2 क्वेश्चन है मेरे। एक तो मुझे जाननी है 11 वाली जो ऑक्सिलरी थी वो जाननी है, ठीक है। और एक है मुझे हैज का प्रयोग हम कब करते हैं? देखिए, जो मैंने प्राइमरी ऑक्सिलरीज बताई थी वो है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ये 11 जो है वो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। हैज और हैव का जो यूज है वो हम कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब लगाएंगे, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के
नंबर पे और साथ ही प्रोनाउन के साथ में। प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन आई वी यू दे, आई वी यू दे, और कोई प्लूरल नाउन है वहां पर हम हैव लगाएंगे, और ही शी इट, और सिंगुलर नाउन के साथ में हम हैज लगाएंगे। और खास तौर पे डिपेंड करता है सिंटेक्स के रूल्स पर। अग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विद द वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब का जो अग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो ये जो है वो डिपेंड ये करेगा कि सब्जेक्ट किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। तो ये जब हम टेंसेस पढ़ेंगे, इसमें मैं प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताऊंगा कि हैज का प्रयोग कहाँ होगा, हैव का कहाँ होगा। टेंसेस वाले चैप्टर में ये सारी चीजें आएंगी। फिलहाल हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये एक ऑक्सिलरी है, उसको हम पहचान सकें और इसकी क्या फीचर्स हैं उसको हम जान सकें। ठीक है सरेंद्र भाई। ग्रीन 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 फील्ड स्कूल जो भी है, आप अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई है, म्यूट कीजिए। I think he is unable to unmute himself. 1+8 दिशा, आप अनम्यूट करें, क्वेश्चन पूछें। ये भी शायद नहीं कर पा रहे हैं। हेलो सर। हाँ, आस्क योर क्वेश्चन। हेलो Yes. सर, मुझे संदीप पूछना है। पूछिए। सर सर आपने बताया था कि जैसे इसके लिए हमें गूगल फॉर्म का रजिस्टर करना होगा। सर मेरे को तो साइट से फॉर्म निकालने नहीं आता, फिर कैसे करूंगी? नहीं, मैंने आपको सिर्फ बहुत सिंपल बताया था निशा, recordingclub.in हाँ जी सर। /feedback, यानी आप www.recordingclub.in पर जाएंगे, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा फीडबैक नाम से, आप वो फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। ओके सर। और इससे भी इजी है, आप 7737868659 जो हमारा ऑफिस का नंबर है उस पर कॉल कर लीजिए, मंडे टू सैटरडे 12 से 6 बजे तक। ठीक है, ठीक है। ओके सर। रेडमी आप यस अनम्यूट सर। कीजिए। रेडमी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। रेडमी। हेलो। हाँ जी सर, मेरा नाम राहुल कुमार वर्मा है। जी। सर मैं जानना चाहता हूँ कि हम कुड के बारे में जानना चाहता हूँ। कुड। हाँ, कुड जो है वो कैन की पास फॉर्म है, सर और कुड के द्वारा भी कई सारी चीज बताई जा सकती है, कई सारी मूड एंड मॉडलिटी इसमें है। एक मॉडलिटी का फीचर सभी मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर होता है। तो कुड के द्वारा बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं। तो मैंने जैसा कि बताया है आपको कि इन सारी, जब आप कैन को समझेंगे तो कुड को आसानी से समझ पाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि मॉडल ऑक्सिलरीज पर हम पूरा एक चैप्टर करेंगे, क्योंकि कुड के अंदर बहुत सारी बातें और भी हैं, तो सारा अभी समझा पाना संभव नहीं हो पाएगा। और थोड़ी सी बात बताऊंगा तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। सर क्या कोई तो बुक्स बेहतर ये होगा इंग्लिश सीखने के लिए? जी बताइए क्या। बुक्स के बारे में जानना चाहता हूँ सर, इंग्लिश के लिए कोई बुक्स भी हो। अच्छा, बुक्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो इंग्लिश बुक्स मैंने बताई थी। सर मैं आप तो शायद नहीं। मैंने बताई थी आपको, रिकमेंड कुछ किया था कि एक तो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो अप टू 12th के लिए बहुत अच्छी है। हाँ जी हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन अप टू क्लास, जी। है ना। तो उसके सर अलावा जैसे मान लीजिए। आप एक बार सुन लीजिए भाई, सर को हाँ सुन जी लीजिए सर। जी। हाँ, तो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन आप ले सकते हैं।
अगर आप साइट है तो बहुत आराम से हार्ड कॉपी खरीद करके पढ़ सकते हैं, और अगर आप विजुअली चैलेंज हैं तो ये सुगम्य पुस्तकालय पे अवेलेबल है, उसको आप पढ़ सकते हैं। जी ये बहुत अच्छी ग्रामर है, आप टू क्या क्लास बताए? 12 बहुत अच्छा। क्या नाम है अपने दोस्त अपना? राहुल 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 कहाँ से है? हरियाणा से, सफेद डिस्ट्रिक्ट जींद। हरियाणा से। हाँ जी, क्या करते हैं राहुल भाई अभी? स्टूडेंट, कौन सी क्लास में है? ग्रेजुएशन किया है अभी। मैं चाहता हूँ कि अपनी इंग्लिश इंप्रूव करूँ, स्पीकिंग, राइटिंग इंप्रूव करना क्या चाहता हूँ, तो वो कैसे हो? सब्जेक्ट क्या थे ग्रेजुएशन में आपके? ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, पॉलिटिकल थे। अच्छा, तो आप मतलब ब्लाइंड है या दिखाई देता है आपको? ब्लाइंड ब्लाइंड ब्लाइंड, अच्छा, टोटली 100% ब्लाइंड है। ब्लाइंड। ठीक है राहुल, आप जी रोज अटेंड कीजिए, आपको हेल्प मिलती रहेगी। ठीक है। जी सर। 1 2 3 1 2 3। कहाँ गए 1 2 3? आई थिंक सर नो मोर क्वेश्चन। लेफ्ट हो गया, नो मोर क्वेश्चन। 1 2 3 1 2 3, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे? अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए 1 2 3। तो जय सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कमल सर यस सर। Yes, कैसे sir. हैं? बस बिल्कुल अच्छा। चले सर, तो फिर तो आज तो फ्राइडे है ना, आज यस सर। फ्राइडे है। यस सर। तो यस सर। अब मंडे को ही अपनी क्लास होगी। यस यस सर। सर। तो ये चैप्टर वर्ब वाला जो चैप्टर है ये चलेगा अभी 2 दिन, मंडे ट्यूसडे तक और चलेगा। यस सर। यस सर। और तो सर सर उसके बाद अभी एडजेक्टिव होगा या? एडजेक्टिव हो चुका है। अच्छा, एडजेक्टिव पढ़ा दिया सर ने, हाँ नहीं वो पढ़ा तो दिया मुझे है। पता है, बट उसके बाद और मतलब उसका आगे कुछ नहीं है ना एडजेक्टिव का अभी और? नहीं, एडजेक्टिव में जब हम क्लॉजेज और फ्रेजेस पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव क्लॉजेज और एडजेक्टिव फ्रेजेस के बारे में। ओके सर, ओके ओके। तो उसमें जरूर पढ़ेंगे एडजेक्टिव। ओके। तो सो थैंक यू वेरी मच। thank you very much, sir. With this, we end today's session and hope to see all of you on Monday. Thank you so much.